हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हम 12th एग्रीकल्चर बायो के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। यानी कि आज का जो लेक्चर है वो 12th एग्रीकल्चर बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि बायो के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और आज हम 12th एग्रीकल्चर बायो के चैप्टर नंबर 10 यानी कि केंचुए की बात करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम आज केंचुए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हम 12th एग्रीकल्चर बायो के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। यानी कि आज का जो लेक्चर है वो 12th एग्रीकल्चर बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि बायो के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और आज हम 12th एग्रीकल्चर बायो के चैप्टर नंबर 10 यानी कि केंचुए की बात करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम आज केंचुए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों। बीच में किसी मोबाइल की आवाज़ आ गई, सॉरी दोस्तों उसके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम केंचुए के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम केंचुए का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि केंचुए को जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा कहाँ पर गया है, किस संघ का ये केंचुआ प्राणी है, किस वर्ग का है, किस गण में आता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि केंचुआ जो है वो संघ एनेलिडा का प्राणी है। केंचुआ किस संघ का प्राणी है? एनेलिडा संघ का प्राणी है। संघ के बाद हम देखते हैं इसका वर्ग। तो इसका केंचुए का जो वर्ग है वो है ओलिगोकीटा। वर्ग कौन सा है दोस्तों? ओलिगोकीटा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके गण की। तो गण है इसका ओपिस्थोफोरा, ओपिस्थोफोरा। और वंश और जाति ये सबको याद होता है, क्योंकि केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरेटिमा पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा। और कैरोलस लीनियस के अनुसार प्रथम नाम वंश का होता है और द्वितीय नाम पोस्थुमा यानी किसका होता है? जाति का। तो फेरेटिमा पोस्थुमा, फेरेटिमा तो वंश का नाम है और पोस्थुमा है जाति का नाम, यानी कि केंचुए का इन दोनों के नाम को मिलाकर क्या सामने आता है? वैज्ञानिक नाम सामने आता है, जो है फेरेटिमा पोस्थुमा। हालांकि ये 12th एग्रीकल्चर के सिलेबस में नहीं है। इसका क्लासिफिकेशन केवल क्या याद रखना है? हमें संघ एनेलिडा याद रखना है और वंश और जाति का और वैज्ञानिक नाम याद रखना है, यानी कि वर्ग और गण को याद नहीं रखना है। 12th एग्रीकल्चर बायो के बच्चों को इसके वर्ग और गण का याद नहीं रखना है। ये थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा दी है मैंने। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम चलते हैं बाह्य संरचना पर। इसके बाद हम चलते हैं सीधे बाह्य संरचना पर। सबसे पहले बाह्य संरचना में हम देखते हैं इसकी आकृति एवं आकार। आकृति एवं आकार। तो देखो भाई, केंचुआ की जो आकार या आकृति है वो सबसे पहले तो देखिए बेलनाकार होती है, यानी कि केंचुए का शरीर बेलनाकार आकृति का होता है। कैसा होता है दोस्तों? बेलनाकार आकृति का होता है। तो इसकी आकृति कैसी हो गई? बेलनाकार। केंचुए का आकार या आकृति कैसी होगी? बेलनाकार होगी। इसके खंडों की बात करें तो 100 से 120 खंडों में विभक्त होगा, खंडों में विभाजित, यानी कि इसके शरीर में 100 से 120 तक खंड पाए जा सकते हैं। ये एवरेज है, औसत है। 100 से 120 खंड कितने भी हो सकते हैं, 100 से 120 खंडों की संख्या बताई गई है केंचुए में। तो आकृति और आकार की बात कर रहे हैं, बेलनाकार शरीर होता है, 100 से 120 खंडों में विभाजित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो शरीर का अग्रभाग है, शरीर का अग्रभाग वो थोड़ा सा नुकीला होता है। शरीर का, केंचुए के शरीर का जो अग्रभाग है जहां पर मुख पाया जाता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, जबकि पश्च भाग कुछ गोल होता है, जबकि पश्च भाग कुछ गोल होता है। पश्च भाग कैसा होगा? कुछ गोल होगा, यानी कि अभी हम चित्र बनाएंगे केंचुए का, नो टेंशन। तो अग्रभाग थोड़ा सा नुकीला होगा और पश्च भाग इसका कुछ गोल होता है। इस अग्रभाग पर ही मुख पाया जाता है, माउथ। इस अग्रभाग पर ही क्या पाया जाता है दोस्तों? केंचुए का मुख पाया जाता है। तो ये आकृति और आकार की बात करी हमने, क्या है कि शॉर्ट में है। जितना केंचुआ 12th असली बायो में है उससे शॉर्ट में है 12th एजी की बायो में। तो हम भी शॉर्ट लेके चल रहे हैं उनके अनुसार। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, तो क्लासिफिकेशन जो था, वर्गीकरण, वो हमने देख लिया है। इसके बाद हम सामान्य लक्षणों की या सामान्य या बाह्य संरचना की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आकार और आकृति देखिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ खंड बनाता हूँ केंचुए के, प्रथम, द्वितीय,
ये तृतीय खंड, ये चतुर्थ, पंचम यानी पांचवा खंड, ये छठा खंड। तो देखिए आगे के जो प्रथम खंड है 1 2 3 4 5 6 यानी आगे के जो खंड है शरीर का, जो इसके केंचुए के शरीर का जो अग्रभाग होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला। अब प्रथम खंड जो होता है उस पर एक मार्शल प्रवर्ध पाया जाता है। ये क्या है दोस्तों? प्रथम खंड पर आगे की ओर एक मार्शल प्रवर्ध पाया जाता है, यानी कि मार्शल प्रवर्ध का मतलब है एक मार्शल संरचना पाई जाती है, मांस जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मार्शल प्रवर्ध पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इस प्रथम खंड पर। अब देखिए प्रथम खंड का स्पेशल नाम दिया गया है। प्रथम खंड को परिमुख या परितुंड यानी कि पेरिस्टोमियम कहा जाता है। केंचुए के शरीर का जो प्रथम खंड है जिस पर मुख स्थित होता है उस प्रथम खंड को परिमुख या परितुंड, इंग्लिश में पेरिस्टोमियम कहा जाता है। तो इसी के आधार पर जैसे जो मार्शल संरचना है, मार्शल प्रवर्ध है, या फिर उसी साइड लिख देता हूं मैं नाम, इस मार्शल प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो प्रथम खंड है उसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम कहा जाता है, जबकि इस प्रथम खंड पर एक संरचना पाई जाती है आगे की ओर, उसे कहा जाता है प्रोस्टोमियम। तो पेरिस्टोमियम उसके ऊपर स्थित होगा, आगे की ओर प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। इसी प्रकार केंचुए का जो हमने देखा कि 100 से 120 खंड होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अंतिम खंड आता है 120वां, मान के चल रहे हैं हम 120वां खंड आता है, तो 120वें खंड को पाइजीडियम कहा जाता है। पाइजीडियम कहा जाता है। प्रथम खंड को तो पेरिस्टोमियम कहा जाता है और अंतिम खंड को पाइजीडियम कहा जाता है, या फिर इसे गुदा खंड भी कहते हैं, क्योंकि इस आखिरी भाग पर 120वें खंड पर क्या पाई जाती है? गुदा पाई जाती है केंचुए की। तो गुदा पाई जाने के कारण इसको गुदा खंड या पाइजीडियम कहा जाता है। तो प्रथम खंड हमने देखा, इसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। प्रथम खंड के ऊपर ये मार्शल संरचना पाई जाती है, मार्शल प्रवर्ध पाया जाता है, जिसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है। और इसी प्रकार जब हमने देखा केंचुए में कितने खंड होते हैं, तो 100 से 120 खंड होते हैं, तो अंतिम जो खंड होगा उसको पाइजीडियम या गुदा खंड कहा जाता है। तो यानी कि 120वें खंड पर केंचुए में गुदा पाई जाएगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सूकों की। सूक, इनको सीटा या सीटी कहा जाता है। सीटा या सीटी कहा जाता है। सूक एक बाल जैसी संरचना है, सूक्ष्म बाल जैसी संरचना, बाल समान संरचना, सूक्ष्म बाल जैसी संरचना है। कौन? सूक, जो केंचुए को गति में सहायक होता है। यानी कि केंचुए में गति किसके द्वारा की जाती है? सूकों के द्वारा गति की जाती है। किसके द्वारा? सूकों के द्वारा गति की जाती है। और शरीर के प्रत्येक खंड पर, अभी अपवाद आएंगे, शरीर के प्रत्येक खंड पर सूक पाए जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी सूक उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिए, ये लाइन वैसे गलत है क्योंकि प्रत्येक खंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी देखो अपवाद, प्रत्येक खंड पर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी सूक पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी सूक पाए जाते हैं। अब देखिए कहां कहां पर नहीं होते, तो इस प्रत्येक खंड में अपवाद की बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले फर्स्ट खंड जो होगा, फर्स्ट खंड, और फर्स्ट खंड को हमने कहा है पेरिस्टोमियम, परिमुख या परितुंड, यानी कि इस प्रथम खंड पर सूक नहीं पाए जाएंगे। इसके बाद और कहां पर नहीं पाए जाएंगे? लास्ट, यानी कि कौन सा खंड है हमारा? ये लास्ट खंड, जिसे पाइजीडियम कहा जाता है। पाइजीडियम, इसे क्या कहा जाता है? इसे पाइजीडियम कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा कट हो गया है, दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। पाइजीडियम, तो अंतिम खंड को पाइजीडियम कहा जाता है। इस पर भी सूक नहीं पाए जाते हैं। और इसके बाद तीसरी जो आती है क्लाइटेलम, जिसे हिंदी में पर्याणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्याणिका। तो ये तीन ऐसी संरचना है, ऐसे स्थान है जहां पर, अभी इसकी बात करेंगे। क्लाइटेलम क्या है? मुझे पता है बच्चे सोच रहे होंगे सर क्लाइटेलम या पर्याणिका क्या है। अभी बात करते हैं। प्रथम खंड पर सूक नहीं होंगे,
अंतिम खंड पर सूक नहीं होंगे और क्लाइटेलम जो भाग है केंचुए में वहां पर भी सूक नहीं पाए जाएंगे। तो मैं एक बार क्लाइटेलम बता देता हूं। क्लाइटेलम क्या है, जैसे कि ये मैंने 4 खंड इसमें रखे हैं, इसके बाद कंटिन्यू ये खंड चले आ रहे हैं और मैं बात करता हूं ये 14वां खंड है, ये 15वां खंड है और ये 16वां खंड है। 14वां, 15वां और 16वां, ये तीनों खंड मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, 14वां, 15वां और 16वां, 14वां, 15वां और 16वां, ये 3 खंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों खंड मिलकर पर्यायनिका यानी कि क्लाइटेलम, हिंदी में पर्यायनिका और अंग्रेजी में क्लाइटेलम, इस भाग को कहा जाता है। और इस भाग की जो अंतराखंडीय पट्ट होती है वो भी नष्ट हो जाती है। अंतराखंडीय पट्ट पाई जाती है, खंडी भवन पाया जाता है एनेलिडा संघ के प्राणियों में। तो इसके 14वें, 15वें, 16वें यानी कि पर्यायनिका या क्लाइटेलम वाले भाग के जो अंतराखंडीय पट्ट होंगे, जैसे ये पट्ट हैं, प्रत्येक खंड के बीच में पट्ट पाया जाता है, लेकिन 14वें, 15वें, 16वें यानी कि पर्यायनिका या क्लाइटेलम भाग के पट्ट समाप्त हो जाते हैं और इस भाग को मिलाकर कहते हैं पर्यायनिका, यानी कि 14वां, 15वां और 16वें खंड आपस में समेकित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कहते हैं क्लाइटेलम या पर्यायनिका। इसका कार्य क्या होता है? देखिए, इसका कार्य होता है कोकून निर्माण, कोकून बनाना। कोकून क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि सूक, हमने लिखा कि सूक्ष्म बाल जैसी संरचना होती है जो केंचुए को गति में सहायता प्रदान करती है, यानी कि केंचुए में गति किसके कारण होती है? सूकों के द्वारा होती है। और सूक हमने लिखा है कि प्रत्येक खंड पर पाया जाता है, लेकिन ऐसी 5 खंड हैं, ऐसे 5 खंड हैं, टोटल कितने खंड हैं? 5 खंड, जहां पर सूक नहीं पाए जाते हैं। ऐसे 5 खंड हैं जहां पर सूक नहीं पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहला खंड, जिसे हमने कहा परितुंड या परिमुख, पेरिस्टोमियम। इसके बाद लास्ट खंड जिसे हमने कहा पाइजीडियम, और इसके बाद तीसरी जगह आती है, 3 खंड आते हैं पर्यायनिका या क्लाइटेलम वाले भाग, जिसमें 14, 15, 16 यानी कि कहां पर खंड नहीं पाए जाते? एक तो पहले पर और 120 पर। यदि केंचुए में 120 खंड हैं तो 120वें पर नहीं होगा, और अगर 100 खंड हैं तो 100वें पर नहीं होगा। यानी कि ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसका मतलब समझ गए, लास्ट। इसका मतलब क्या है? लास्ट खंड। अगर 120 है तो 120वां, 110 है तो 110वां। तो पहला खंड, 120वां खंड और 14वां, 15वां और 16वें, ये 3 खंड यहाँ पर, यानी कि 14, 15, 16 लास्ट और पहला, ये 5 ऐसे खंड हैं जहां पर सूक नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, ये क्लाइटेलम मैंने बता दिया है। पर्यायनिका क्या है? 14, 15, 16 खंड मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे पर्यायनिका या क्लाइटेलम कहते हैं, और इसका काम होता है कोकून बनाना। तो ये हमने बात की है सूक की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम इसके सममिति की बात करते हैं। सिमेट्री क्या होती है? सममिति। देखिए, अगर आपने 11वीं क्लास ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा सममिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है, और सममिति के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं नाम बता देता हूं एक बार शॉर्ट में। असम्मित जीव, असम्मित जीव, और असम्मित जीवों में जो सम्मिति पाई जाती है उसको कहते हैं असम्मिति। असम्मिति तो पहली होती है हमारे पास असम्मिति, दूसरी होती है द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति। और ऐसे जीवों को जिनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है द्विपार्श्व सम्मित जीव कहा जाता है। और तीसरी होती है अरीय सम्मिति, अरीय सम्मिति। और ऐसे जीवों को जिनमें अरीय सम्मिति पाई जाती है उनको अरीय सम्मित जीव कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की सम्मिति हम 11th बायो में पढ़ते हैं। 11th बायो, चाहे वो साइंस बायो हो या एग्रीकल्चर की बायो हो, दोनों में इनके बारे में डिटेल होती है। असम्मिति जीव, असम्मित जीव यानी असम्मिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मिति और अरीय सम्मिति। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके होंगे और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केंचुए में किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। तो केंचुए में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। कौन सी सम्मिति पाई जाती है? द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति। इस सम्मिति का मतलब क्या होता है सर? जैसे ये केंचुआ है कोई, तो इसको मैं अगर यहाँ से बीचों बीच से काट देता हूँ, यदि जो केंचुआ है उसको मैं बीचों बीच से काट देता हूँ तो इसके समान 2 भाग प्राप्त होंगे, समान 2 भाग प्राप्त होंगे। अतः इसकी सम्मिति कौन सी हुई? द्विपार्श्व सम्मिति। मतलब ऐसी सम्मिति जिसमें किसी जीव को अगर बीच केंद्रीय रेखा से काट दिया जाए तो उसके समान 2 भाग बन जाएं, तो ऐसे जीवों को
द्विपार्श्व सममित जीव, और इस प्रकार की सममिति को द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है। जैसे इंसान की बात कर लिया जाए, अगर मुझे यहाँ से बीचों बीच से काट दिया जाए तो लेफ्ट और राइट जो दोनों भाग होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, सेम संरचना वाले होंगे, समान दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन बाहर से देखने पर आंतरिक संरचना की इसमें बात नहीं की जाएगी। तो ऐसे जीव जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है द्विपार्श्व सममित जीव कहलाते हैं। और केंचुए में कौन सी सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। जो हम इसके मुख की बात कर लेते हैं, मुख देखिए, हमारा मुख तो सिर पर स्थित होता है, लेकिन केंचुए में स्पष्ट सिर का अभाव होता है, यानी कि केंचुए में स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता है। तो इसका जो मुख है वो प्रथम खंड पर होगा। प्रथम खंड, यानी प्रथम खंड को हमने देखा अभी क्या कहा, परिमुख या परितुंड कहते हैं। प्रथम खंड पर इसका मुख पाया जाता है और ये कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। केंचुए का मुख अर्धचंद्राकार होता है। केंचुए का मुख जो होगा वो अर्धचंद्राकार होता है, यानी कि कुछ ऐसा सामने से दिखाई देने पर आधे चांद के समान दिखाई देगा। और अभी जैसा कि मैंने कहा, जैसे हमारा मान लो ये केंचुआ है, केंचुए का अग्रभाग है, तो इस पर अगर इसका मुख होगा तो यहाँ ऊपर से एक संरचना पाई जाती है जो देखो सामने से ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन साइड से जब इसको देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, जैसे प्रथम खंड के बाहर से एक संरचना निकल रही है जिसे हमने प्रोस्टोमियम कहा। तो मुख नीचे होगा और ये इसको ऊपर से ऐसे ढके होगा, और ढकने वाली संरचना को प्रोस्टोमियम कहते हैं, मासल प्रवर्त जो मुख को ढकने का काम कर रहा है। और मुख कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। इसके आवास की बात कर लेते हैं मुख के बाद, आवास एवं स्वभाव। आवास एवं स्वभाव, तो ये नम मिट्टी में पाए जाने वाले जीव है। नम मृदा में पाया जाने वाला जीव, नम मृदा में पाया जाने वाला जीव है। देखिए, वैसे तो ये जमीन में बिल बनाकर रहता है, बिलकारी जीव है। बिलकारी जीव, यानी कि बिल बनाकर जो जीव धरती में बिल बनाकर जो जीव रहते हैं उनको कहते हैं बिलकारी जीव, यानी बिल बनाकर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, बिलकारी जीव। तो केंचुआ भी बिलकारी जीव है जो मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। लेकिन जब वर्षा ऋतु में जब इनके बिलों में पानी भर जाता है, तो ये धरती से बाहर आ जाते हैं और हमें बरसात के मौसम में ही दिखाई देते हैं। सर, बरसात के मौसम में क्यों दिखाई देते हैं, इसका रीजन बता दिया है कि बरसात के मौसम में जब इनके बिलों में पानी भर जाता है तो ये बिलों से बाहर आ जाते हैं, इसलिए बाहर आने के कारण हमें वर्षा ऋतु में सर्वाधिक संख्या में दिखाई देते हैं। अब इनके रंग की बात कर लेते हैं, कलर। तो इनका गहरा भूरा रंग होता है, और इस गहरे भूरे रंग के पीछे इसमें पाया जाने वाला एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसका नाम है पोरफायरिन वर्णक, पिगमेंट। पोरफायरिन वर्णक के कारण जो केंचुआ है उनके शरीर का रंग भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा। अब देखिए, दो सतह होती है केंचुए पर, केंचुआ है उस पर दो सतह होती है। ये केंचुआ है मान लीजिए हमने, तो इस सतह को कहते हैं केंचुए की पृष्ठ सतह, पीठ वाली सतह, पृष्ठ सतह, और इसको कहते हैं अधर सतह। तो देखिए, जैसे हमारी हथेली दोनों साइड में कलर चेंज है, इधर डार्क है इधर थोड़ा लाइट है, तो सेम प्रकार से जो केंचुआ है उसमें जो पृष्ठ सतह होगी उसका रंग थोड़ा सा गहरा भूरा होगा, जबकि अधर सतह कम भूरी होगी। हालांकि भूरी होगी लेकिन कम भूरी होगी, तो पृष्ठ सतह थोड़ी अधिक गहरी भूरी होती है, और जबकि जो अधर सतह होती है वो लाइट होती है, यानी कि कम भूरी होती है। तो कलर का रीजन हमने देखा कि पोरफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण केंचुए की त्वचा का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। तो ये हमने थोड़ी सी आउटलाइन की बात की है, आज थोड़ा समय कम है ना, तो अगला वीडियो इसके बाद कल शूट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद जो केंचुए के शरीर पर विभिन्न छिद्र पाए जाते हैं, जैसे मादा जनन छिद्र है, नर जनन छिद्र है, मुख की हालांकि हमने बात कर ली, गुदा की थोड़ी सी बात कर ली, इसके अलावा भी बहुत जैसे शुक्र धानी रंध्र है, इनके बारे में भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।